अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोगों ने मुझसे जो है ये सवालात पूछते हैं स्टूडेंट वीज़ा का और स्टूडेंट के जो पाकिस्तान की वजह से इश्यूज़ जो आए हैं। तो मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं डिसहार्टेड होके नहीं भी अप्लाई कर रहे हो, और जिन्होंने कुछ लोगों ने अप्लाई किया था वो जा नहीं सके इथोपिया। तो ये भी एक प्रॉब्लम बड़ा चल रहा था। तो मुझे एक स्टूडेंट मिले हैं जो अभी उनको आए हुए एक हफ़्ता हुआ, एग्जैक्टली आज एक हफ़्ता हो गया इनको। इनका नाम है अबू हुरैरा। और मैं सोचा कि थोड़ा सा जो है इनका जो एक्सपीरियंस रहा वो आप लोग से शेयर करूं, ताकि आप लोग को भी आइडिया हो कि बहुत से लोग जो है ना खामा खाई फ़जूल में बातें फैला रहे होते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन होती नहीं है उनके पास। तो इसलिए बेहतर ये है कि एक फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन हो तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो विदाउट एनी डिले हम इंट्रोड्यूस करते हैं अबू हुरैरा को। कैसे? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अबू हुरैरा है। मुझे जैसा अभी बताया गया कि कहते हैं एक हफ़्ता हुआ है एग्जैक्टली मुझे आए हुए। मैं मास्टर स्टडीज़ के लिए आया हूँ यहाँ पर, और KTH में मेरा रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जिसका नाम है वो, उसमें एडमिशन हुआ है मेरा। तो अभी क्या कहते हैं, आई थिंक मैं थोड़ा लेट आया था तो मेरी क्लासेस ना फ़ौरन अभी स्टार्ट हो चुकी हैं। टू इट्स बिन 2 days सिंस आई बिन गोइंग टू माई यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर है, अच्छा है सब। क्या कहते हैं, अभी एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। तो तो हुरैरा भाई ये बताइए आप पहले कि ये तो मतलब क्या स्वीडन आने का इरादा कैसे बना भाई आपका? कि स्वीडन ही क्यों आ रहे थे भाई? आप जा सकते थे अमेरिका जाओ, यूके जाओ, ऑस्ट्रेलिया के बहुत चांसेस हैं जहाँ के ऐसे मसले मसाइल भी नहीं हैं। तो स्वीडन ही क्यों आप आए? मेरी फ़र्स्ट चॉइस सिडन नहीं था। तो मेरी फ़र्स्ट चॉइस जर्मनी था। और क्योंकि एजुकेशन वाइज, और मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पाकिस्तान से। तो इंजीनियरिंग के लिहाज से जर्मनी नंबर 1 पे आता है। तो मेरी फ़र्स्ट चॉइस वो था। फिर मैंने इटली में भी अप्लाई किया था, एंड फॉर वट एवर रीज़न्स आई वॉज रिजेक्टेड दोनों कंट्रीज़ में। इटली में मेरा एक यूनिवर्सिटी में हो गया था एडमिशन, मगर फिर इंटरव्यू राउंड्स में मैं रिजेक्ट हो गया था। तो और जर्मनी में मुझे नहीं मिल रहा था एडमिशन। 3 यूनिवर्सिटीज़ में हुआ था, आई डोंट रियली रिमेंबर द नेम्स नाउ। तो इस वजह से फिर एक स्वीडन यहाँ पर इस वजह से, क्या कहते हैं, इंस्पिरेशन कोई ऐसी नहीं थी कि यू नीड टू वे ना प्रोज एंड कॉन्स। तो आप क्या क्या कहते हैं, यहाँ पर अब फैमिली थी यहाँ की। अब मैं देख रहा था मुझे यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर अच्छी हैं या नहीं हैं, अगर मैं आता हूँ ना क्या कहते हैं पढ़ने के लिए। तो अल्लाह का शुक्र ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया जो कि टॉप 100 में आती है ना। तो वो बहुत अच्छा हो गया। अब उस यूनिवर्सिटी में भी मेरा डायरेक्टली एडमिशन नहीं हुआ है। तो मैं एक प्रोग्राम के थ्रू आया हूँ, यूरोपियन यूनियन का प्रोग्राम है। एक्चुअली इट्स अ फाउंडेशन जो कि उसके अंदर आता है एक मास्टर स्कूल, EIT डिजिटल फाउंडेशन है। उसके अंदर आता है EIT डिजिटल मास्टर स्कूल। तो उसके थ्रू मैंने अप्लाई किया तो मेरा हो गया था। तो अगर मैं सही समझूं तो बेसिकली आपने वो नॉर्मल प्रोसेस फॉलो नहीं किया जो नॉर्मल प्रोसेस है स्टूडेंट वीज़ा के, या आपकी डिफरेंट प्रोसेस है कोई? यहाँ पर यूनिवर्सिटी एडमिशन के 2 इंटेक होते हैं, एक तो ऑटम होता है और एक स्प्रिंग होता है। अभी मेरा ऑटम इंटेक में मेरा एडमिशन हुआ है और मेरी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, क्या कहते हैं। तो मैंने जो अप्लाई किया था, मैं डायरेक्टली यूनिवर्सिटी admissions.sc की जो साइट है उस पर सिर्फ उसकी थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं ना। चाहे आप यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली, एक कोई ऐसी वो नहीं है साइट यूनिवर्सिटी की कि आप उसके थ्रू डायरेक्टली अप्लाई करें। तो ये स्वीडन का बहुत अच्छा निज़ाम है कि आप एक ही साइट के थ्रू आप अप्लाई करते हैं सब जगह। तो उसमें उसकी चॉइसेस होती हैं, सिर्फ 4 चॉइसेस देते हो कि आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी को, चाहे की यूनिवर्सिटी को, 4 प्रोग्राम्स में आप अपने वो आप फिर अपनी क्या कहते हैं चॉइस देख के आप अपनी अप्लाई करते हैं उसमें। मेरी शुरू के 2 प्रोग्राम्स की चॉइस KTH थी। उसमें जो पहला प्रोग्राम था वो था ICT इनोवेशन, जिसमें अभी मेरा एडमिशन हो चुका है। और दूसरा प्रोग्राम था मशीन लर्निंग, और फिर लीन शॉपिंग मेरी एक चॉइस थी, और कॉमर्स थी एक चॉइस यूनिवर्सिटी। मेरा लीन शॉपिंग में हो गया था एडमिशन उसके थ्रू, और KTH में नहीं हुआ था। KTH में बहुत क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा हाई है ना डायरेक्ट एडमिशन का। मगर मैंने उसी के साथ ये मुझे अपॉर्चुनिटी नज़र आई थी काफ़ी पहले, पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने कैसे ये ना EIT डिजिटल फाउंडेशन मुझे मिला। तो उसके थ्रू मैंने देखा कि ये ना
मोबिलिटी प्रोग्राम है बेसिकली। तो 1 साल मेरा यहाँ पर है, 1 साल मेरा हंगरी में। ओके। तो अब क्या कहते हैं, उसके थ्रू जो अप्लाई किया उन्होंने मुझे 50% स्कॉलरशिप दी, और कोई ऐसा हेडेक नहीं था अप्लाई करना ना बहुत ज़्यादा। एक आपको बहुत अच्छा, बस आपका क्या कहेंगे, आपको मोटिवेशनल लेटर अच्छा लिखना होता है। मुझे तो आपने ये किया कि आपने पहले यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया डायरेक्टली, जी जो प्रोसेस जो यूनिवर्सिटी एडमिशन जो होता है उसके थ्रू, और साथ में फिर आपने वो दूसरा प्रोसेस भी स्टार्ट किया हुआ था जो जी चला। साइड बाय साइड दोनों चल रहे थे, क्योंकि दोनों की डेडलाइंस तकरीबन सेम थी। हम्म। तो आपका डायरेक्टली नहीं हो सका केटीएच में, लेकिन उनके थ्रू हो गया। उनके थ्रू उसी यूनिवर्सिटी में, उसमें भी उस प्रोग्राम में वो जो फाउंडेशन वो चॉइसेस देता है आपको बेसिकली 4। तो उसमें भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ऐसे ही प्रोग्राम करा रही हैं। अब मेरा मेजर है ऑटोनमस ड्राइविंग, उसमें और भी डिफरेंट मेजर्स थे, आईसीटी इनोवेशन के प्रोग्राम के ही और ही डिफरेंट मेजर्स थे। मैं इसमें अप्लाई कर सकता था क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है। जो कंप्यूटर साइंस का कोई जिसने कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, तो बैचलर्स की डिग्री कंप्यूटर साइंस में है, तो वो और किसी मेजर में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट जो उसके आप मेजर्स ये थे। जो बता रहे हो, मैंने कभी सुना नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे ये बस पता है कि बस आप यूनिवर्सिटी एडमिशन थ्रू आ सकते हैं और ये प्रोसेस है। लेकिन जो आप दूसरा ही बता रहे हो, तो इसका मतलब वो क्या चीज़ है? मतलब कोई डिफरेंट प्रोग्राम है, या कोई डिफरेंट यूरोप की ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रही है मल्टीपल कोर्सेज़ के लिए, या यूनिवर्सिटीज़ को क्या है, क्या चीज़ है ये? तो आप इसको ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। आप ईआईटी डिजिटल फाउंडेशन, सिर्फ ईआईटी उसके अंदर ईआईटी डिजिटल मास्टर स्कूल्स ही नहीं आता। वो लोग स्टार्टअप्स को और क्या कहते हैं इंटर्नशिप्स को भी सपोर्ट करते हैं ना। तो उसके लिए अलग, और उनके जैसा मैंने मास्टर स्कूल के लिए के थ्रू अप्लाई किए, और उसके मुझे नाम याद नहीं आ रहे, वो उन चीज़ों को भी सपोर्ट करते हैं। तो उसका मुझे प्रोसेस, क्योंकि जाहिर सी बातें नहीं पता मैं, क्योंकि अब स्टार्टअप वगैरह तो है नहीं मेरा, मैं पढ़ने के लिए आया हूँ। पर तो वो बहुत आसान है। आप क्या कहते हैं ईआईटी डिजिटल फाउंडेशन लिखेंगे, उसमें बहुत क्या उनकी साइट पे जाए, बहुत यूज़र फ्रेंडली है। उसमें आप अगर अंडर ग्रेजुएट स्कूल भी है उनका शायद, और फिर मास्टर स्कूल भी है। ठीक है, स्कॉलरशिप है क्या? नहीं, स्कॉलरशिप नहीं है ये आपको। उसमें बेसिकली जो ये जॉइंट प्रोग्राम है, इनका यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन है, डिफरेंट यूनिवर्सिटी से। अब इनकी फिनलैंड में भी है, पोलैंड में भी है, हंगरी में है, जैसा मेरा दूसरा साल हंगरी में है। इनकी जर्मनी में थी, मगर अब जर्मनी से इनकी अभी मैंने अप्लाई किया था तो नहीं थी अब जर्मनी से एफिलिएशन किसी यूनिवर्सिटी से। तो इनकी क्या कहते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ से ना, इन्होंने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट कंट्रीज़ में एफिलिएशन है ना। तो उसमें ये अपना जॉइंट प्रोग्राम करवाते हैं। तो ये लोग बेसिकली हैंडल करते हैं सारे यूनिवर्सिटी एडमिशन वगैरह को, हर चीज़ को? जी, वो खुद आप उनके थ्रू अप्लाई करें, और फिर क्या कहते हैं वो सारा प्रोसेस खुद ही करेंगे ना। हाँ, ओके। सो जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो उनके पास एक तरीके से ऑप्शन हो सकता है कि अगर वो डायरेक्टली अप्लाई किया उन्होंने यूनिवर्सिटी एडमिशन पे, और सेकंड ऑप्शन ये है कि उसके थ्रू अप्लाई कर दें, हो सकता है वहाँ से हो जाए। हाँ, ये तो अच्छी चीज़ है। ज़बरदस्त। तो फिर आपका जो जर्नी था एडमिशन का, वो थोड़ा डिफरेंट हो गया ना इस तरीके से कि आपने 2 डिफरेंट तरीके से अप्लाई कर रहे थे, और आपका तो ज़बरदस्त यार, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग। मैंने कभी सुना नहीं है, पहली दफ़ा सुना, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इतने स्टूडेंट्स को मैंने बातचीत के लिए सुना नहीं मैंने कभी। ज़बरदस्त यार। तो जो आपका जो प्रोसेस था, इस पूरे प्रोसेस में होता है ना कि आपको जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं, कि मतलब प्रॉब्लम होते हैं कि भैया यहाँ फंस गए, वहाँ फंस गए, मतलब एडमिशन तो आपने कर लिया इस तरीके से, लेकिन अगर अब हम वीज़ा साइट पर आ जाते हैं, और वीज़ा साइट पर आते हैं तो फिर प्रॉब्लम नज़र आते हैं। हम लोग एज अ पाकिस्तानी के यार हम ऐसे ही बनते हैं, हमारी तो पहली बात तो ये है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। और फिर मतलब पाकिस्तानी जैसे थोड़ी सी मुश्किलात आती है तो छोड़ देते हैं ना, फिर डिसहार्टेंड होकर छोड़ देते हैं कि बहुत मुश्किल है, कौन करेगा। सबसे पहली प्रॉब्लम ये थी कि पाकिस्तान में ही मेरा डोमिसाइल नहीं बना हुआ था, और मेरा क्या कहते हैं अब जब इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास, तो उसको HEC से वेरीफाई करवाने के लिए, क्योंकि स्वीडन की रिक्वायरमेंट है, आप अगर यहाँ की यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का वो HEC का एक जो कहते हैं थप्पा लगा हुआ होता है वेरिफिकेशन, वो आपको HEC का ऑफिस जाके करवानी होती है। उसके लिए आपको पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रजिस्टर करवाना पड़ता है पहले। उसके लिए डोमिसाइल की ज़रूरत होती है। तो ये मुझे बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ा था पहले। तो इसका क्या कहते हैं काफ़ी लंबा टाइम लगता है। जो आना चाह रहा है यहाँ पर स्वीडन, तो मैं बोलूँगा तकरीबन 1 महीना लगता है सिर्फ रजिस्टर करवाने में पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में, क्योंकि आपको पाकिस्तान के तो पता है ना कैसे 1 महीने का टाइम लगता है। लगा था मुझे, लगा था डेट निकल जाएगी अप्लाई करने की, नहीं आएगा ना मेरा।
तो खैर आ गया अब। नहीं ये तो फिर तो यानी कि जो इंजीनियरिंग जिन्होंने की हुई है उनके लिए इंजीनियरिंग जिनके पास इंजीनियरिंग डिग्री है, तो एक एक्स्ट्रा स्टेप है उनके पास भी एक ये एक्स्ट्रा स्टेप उनके पास आता है कि वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से वो रजिस्टर करवाएं, फिर उनका HEC से वेरिफिकेशन होगा, फिर वो अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक ये वाली रिक्वायरमेंट जर्मनी में भी है, जो लोग जर्मनी के अप्लाई करना चाह रहे हैं। HEC की रिक्वायरमेंट तो आई थिंक हर कंट्री की है कि HEC से आप स्टैम्प करा के भेजें हमें, वो जो भी है। बस ये मुझे खुद नहीं पता था कि इंजीनियर्स के लिए थोड़ा डिफरेंट क्राइटेरिया कि उनको पहले वेरीफाई कराना पड़ता है, वहाँ से रजिस्टर करो फिर कराओ। जी। तो अच्छा। तो वीज़ा जो प्रोसेस था आपका जी, उसमें आपके पास क्या हर्डल्स थे? मतलब एक तो फॉर्म तो नहीं पूछूंगा फॉर्म कैसे फिल किया, लेकिन जो बाकी जो प्रॉब्लम्स आते हैं कि यार ये पेपर लगाना है वो पेपर लगाना है। वीज़ा एप्लीकेशन, अब पहले तो स्वीडन में अगर आना है आपको पढ़ाई के लिए, तो आपको 3 महीने से ज़्यादा के लिए ऑब्वियसली आना है, तो उसके लिए वीज़ा नहीं लगाते आप स्टूडेंट वीज़ा, आप रेजिडेंस परमिट लेते हैं, जो लोग 3 महीने से ज़्यादा के लिए आना चाहते हैं यहाँ पर। तो उसका डिफरेंट प्रोसेस है। उसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट देखते हैं, उसमें क्या कहते हैं और उसमें वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, उसमें हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए, उसमें सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए कि यू बिन एडमिटेड टू अ फुल टाइम स्टडी प्रोग्राम। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो यही आ जाती है। फिर पासपोर्ट वगैरह, ऑब्वियसली फाइनेंसर तो मेरे फादर हैं, मगर आपके अपने नाम पे अकाउंट होना चाहिए। हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि आपके नाम पे अकाउंट होना, हाँ। और इसी की बैंक स्टेटमेंट हो फिर। तो क्या मतलब फिर इसमें मसला तो नहीं हुआ था कि जैसे लोग कहते हैं कि यार 3 महीने की स्टेटमेंट चाहिए, 6 महीने की होनी चाहिए? नहीं, इसमें मसला नहीं हुआ था, क्योंकि मेरा अकाउंट शायद 2 महीने पहले खुला था, और आई थिंक सफिशेंट फंड्स होते हैं आपके पास, तो फिर नहीं मसला होता। आपका क्या कहते हैं, मेरा जैसे 1 साल है यहाँ पर, तो उस पर उनकी साइट पे लिखा हुआ है कि आपके पास अराउंड, मुझे याद नहीं है कि कोरोना में कितने होते क्राउन में, वो अराउंड अभी पता नहीं डॉलर क्या कहते हैं उसका रेट क्या चल रहा है, तो 35 लाख होने चाहिए ना 1 साल के लिए। तो अगर 2 साल का मास्टर्स प्रोग्राम है तो आप उसको डबल कर लें। लेकिन यार जो मुझे याद है कि वो तो है 7,500 क्राउन जो है ना, पर उसका मंथ का हिसाब लगाते हैं, हाँ, फिर प्लस करके मल्टीप्लाई कर लें 12 से या 24 से। तो वो जो है रिक्वायरमेंट, जो स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट जो उनकी कह लो कि वो है कि वो है। आपने कोई स्कॉलरशिप वगैरह भी अप्लाई की थी या बगैर स्कॉलरशिप के आप डायरेक्ट आए हो, ऐसे कोई चक्कर है? नहीं, उसमें जो फाउंडेशन है मास्टर स्कूल जो है, उसमें ही वो ऑप्शन देते हैं कि आप अप्लाई करो स्कॉलरशिप के लिए। एक तो उनकी अपनी स्कॉलरशिप वो खुद ही ऑफ़र कर रहे होते हैं, और बाकी यूनिवर्सिटीज़ की भी स्कॉलरशिप होती हैं, और कुछ क्या कहते हैं, कुछ जो जैसे कुछ कोई इदारा फ़ंड कर रहा है तो उसकी भी स्कॉलरशिप होती है, मगर वो स्पेसिफिक हो जाती है, तो उसमें शायद चॉइसेस भी होती है कि आप किसी 2 के लिए कर सकते हो ना, 2 या 3 के लिए कर सकते हो। तो पहला तो आप सबसे पहले तो उसी के लिए अप्लाई करो कि उनकी जो स्कॉलरशिप है, अपनी फाउंडेशन की जो स्कॉलरशिप है, सबसे ज़्यादा चांसेस उसके होते हैं। तो उसके थ्रू मुझे 50% स्कॉलरशिप मिली है। मेरा जो प्रोग्राम है उसकी फ़ीस थी मेरी यूरोज़ में 7,500, क्या कहते 7,000 थी, सॉरी 7,000, हाँ यूरोज़ में 70,000 क्राउन। हाँ, और क्या कहते हैं 50% के बाद 3,500 मैं पे किया। 35,000 क्राउन। हाँ, ओके सही, ज़बरदस्त। यानी कि स्कॉलरशिप भी आप कर सकते हैं, तो ऐसा मसला नहीं है। और एक और रिक्वायरमेंट जो है वो है, क्या कहते हैं, यू हैव टू पे द फर्स्ट सेमेस्टर फीस, क्योंकि जो कि आपका पहला सेमेस्टर, उसकी ट्यूशन फ़ीस आप पे कर दें, और उसका फिर आप वैलिड डॉक्यूमेंट मतलब दिखाएंगे, तो फिर आपका प्रोसेस होगा वीज़ा, उसके बगैर आगे नहीं जाता। सॉरी, हमें अंदर आना पड़ा क्योंकि बाहर बहुत अंधेरा हो गया था और मच्छर ही बहुत काट रहे थे। तो हमने कहा इस बेटर कि हम लोग अंदर आ जाएं और थोड़ा सा वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो यार हम बात कर रहे थे कि वीज़ा जो है आपने फ़ाइल कर दिया, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए था, आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए थी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने जमा कर दिए, वीज़े की रिक्वायरमेंट्स आपने पूरी की और आपने जमा करा दिया जी। टाइम कितना लगा उसके बाद? उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ आपको लगता है उनकी साइड से जवाब आने में। तो मुझे याद पड़ा 1 महीने से थोड़ा सा ज़्यादा लगा था। तो 1 महीना आप काउंट कर रहे हो, वो टाइम भी जिसमें आपको इथोपिया जाना पड़ा और सारी चीज़ें? नहीं, वो टाइम नहीं, क्योंकि जब मैंने अप्लाई किया था उस वक्त कोई डिसीजन नहीं आया था उनकी तरफ से कि पाकिस्तानी को कहाँ रीडायरेक्ट कर रहे हैं ना, वो जो 3 महीने से जो विज़िट वीज़ा के लिए जाना चाह रहे हैं या 3 महीने से ऊपर के लिए जाना चाह रहे हैं, तो थोड़ा परेशानी का वक्त था वो, शायद उसकी वजह से देर से आया था। अब पता नहीं, अब जो लोग अप्लाई करें शायद उनका जल्दी आया हो। तो
उसका डिसीजन बहुत बाद में आया था। मुझे याद है मैं बहुत मेल करता था, मैंने क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक में मैंने मेल की कि इस मसले का क्या हल होगा। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक में मैंने मेल की है काफ़ी सारे लोगों कि इसका ना हल निकालें, क्योंकि डेडलाइन करीब आ रही थी। मेरा एडमिशन हो चुका था, मैं फ़ीस पे कर चुका था और डेडलाइन करीब आ रही थी यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने की ना। तो एक मैंडेटरी रोल कॉल होती है, वो आपको यहाँ पर अटेंड करनी होती है। अगर आपका कोई मेजर रीज़न है तो आप उससे एग्जाम भी हो जाते हो, एग्जामेशन फॉर्म होता है, जो कि मैं अटेंड नहीं कर पाया था, तो मैंने एग्जामेशन फॉर्म फिर भरा था। तो मतलब वो तो आई थिंक आप तो बहुत ही पॉजिटिव रहे, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने क्या किया कि जैसे ही एडमिशन आ गया, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर इस वजह से क्योंकि वो डिसीजन नहीं हुआ था कि कहाँ जाएंगे अप्लाई करने के लिए और क्या होगा, उन्होंने क्योंकि वो डेडलाइन थी, शायद कोई फ़ीस रिफ़ंड की कोई डेडलाइन थी। हाँ, फीस रिफ़ंड की मेरी यूनिवर्सिटी में मैंने डेडलाइन नहीं देखी। वो आप रिफ़ंड करवा सकते थे बिल्कुल, क्लास शुरू होने से पहले तक आप मैंडेटरी रोल कॉल से पहले तक आप रिफ़ंड करवा सकते थे KTH में। तो मैं उस हवाले से परेशान नहीं था कि मैं 3 दिन पहले भी करवाता, तो मुझे था कि फ़ीस आ जाएगी वापस ना। अच्छा। क्योंकि मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में देखा था, उन्होंने बच्चे स्टूडेंट्स को ईमेल की थी बाकायदा कि पाकिस्तान को कुछ पता नहीं है, तो अगर आपको कैंसिल करना है तो आप कैंसिल कर लो अभी से, ताकि आपकी फ़ीस के पैसे बच जाएंगे, हर चीज़ बच जाएगी, तो अभी से आप करो ताकि आप सीट किसी और के लिए वेस्ट ना करो, बेसिकली काइंड ऑफ थिंग। मैंने लीन शॉपिंग में जब मेरा एडमिशन हुआ था, फिर मैं उनसे पूछा था कि मैं फ़ीस भरूँ या भरूँ, तो उन्होंने मुझे ऐसे ही जवाब दिया था कि अभी पाकिस्तान का अनसर्टन केस है, तो इट्स बेटर कि आप अभी फ़ीस नहीं भरें। और फीस भरने की उनकी डेडलाइन तो खैर निकल ही चुकी थी, मगर मैंने इस तरफ फ़ीस भर दी थी। क्या कहते हैं, इनकी एप्लीकेशन फ़ीस अलग थी 250 यूरोज़, और क्या कहते हैं फिर एडमिशन फ़ीस की डेडलाइन थी, वो मैंने अल्लाह का नाम लेके भर दी थी, क्योंकि आई हैड नो अदर ऑप्शन। जर्मनी ने रिजेक्ट कर दिया था, इटली ने रिजेक्ट कर दिया था, और फिर स्वीडन था मेरे पास अभी। सही। तो यानी कि थोड़ा सा, हाँ मतलब आप थोड़ा सा मतलब एक लोग बच्चे फॉरन में गिव अप कर लेना, आई थिंक थोड़ा सा और वेट कर लेते तो शायद थोड़ा। हाँ। तो अब एक बहुत ज़्यादा सवाल जो मेरे सामने आता है, जो मुझसे काफ़ी और डेफिनेटली पूछेंगे भी लोग वीडियो में, मुझे पता है कि आप पाकिस्तान से निकले, आप कराची में थे, तो आपका वहाँ से जो इथोपिया गए, वो जो प्रोसेस था, वीज़ा लेना होता है, अपने क्या क्या करना होता है, और फिर वहाँ स्टे करना, वो सारा जो चीज़ें थी, उसमें कितना ख़र्चा आया और क्या बहुत ईजी था प्रोसेस, कैसा था वो? ईजी था। ईजी मेरे लिए सेंस में था क्योंकि मेरे सारे डिपार्टमेंट घर ही में हैं। मेरी खाला पढ़ाती थी यहाँ पर, अभी उनकी कोई और जॉब है। क्या कहते हैं, मेरे जिनके साथ मैं रह रहा हूँ, मेरे भाई, वो क्या कहते हैं, उनकी टिकटिंग एजेंसी है, तो उनके ताल्लुक आते हैं। जिनके पास ऐसी सहूलतें नहीं हैं घर में, उनके लिए जाहिर सी बात है डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि उनको खुद सर्च करना पड़ेगा। मेरे ये डिपार्टमेंट्स मेरे घर में थे, तो मेरा वीज़ा भी आ गया था 3 दिन में इथोपिया का, मेरा टिकट भी लग गया था, और फिर मेरा होटल भी हो गया था। तो मुझे इस चीज़ की इन चीज़ों के लिए मुझे सोचना नहीं पड़ा। तो कुछ आइडिया हुआ कि आपको कितना खर्चा हुआ होगा अंदाज़ा? खर्चा अंदाज़न आपके लगते हैं 3 to 4 lakhs लगते हैं। मेरा 3 दिन का स्टे था, और मुझे अंदाज़ा है कि इतने लगे होंगे। मगर कुछ लोग ऐसे हैं कि सेम डे जाते हैं, अपना काम किया। जैसे अब मेरा वॉक इन आवर्स पे था, मेरा सिर्फ फिंगरप्रिंट्स और क्या कहते हैं पासपोर्ट चेक करना था उनको, तो सेम डे कुछ लोग गए और ये करवा के काम क्या कहते हैं रात में वापस। तो आपका इंटरव्यू नहीं हुआ आपका? मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ। अब वो उन्हीं पे डिपेंड करता है किसका इंटरव्यू लेते हैं। तो ऐसे बहुत से लोग वहाँ पर मुझे मिले पाकिस्तानी, जिनका इंटरव्यू था, और बहुत थॉरो इंटरव्यू होता है, मतलब बिल्कुल डीप में जाते हैं वो ना। वो पूछेंगे फ्यूचर प्लान क्या है, और बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं। तो 1 घंटे का तकरीबन मैंने देखा है लोगों को कि इंटरव्यू देते हुए अंदर बैठे हुए और इंटरव्यू दे रहे हैं। तो आपके किसी दोस्त यार के साथ नहीं था कि मतलब एक मोटिवेशन होती है ना कि कोई बंदा साथ चल रहा है तो चलो यार मोटिवेशन रहती है? हाँ, कोई नहीं, अकेले थे? नहीं, मैं अकेले में था, एक दोस्त का, मगर क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं फाइनेंस की वजह से तो पीछे हट गया शायद इस वजह से, तो फिर अकेले में आया यहाँ पर। तो आपने बता दिया कि आपने डिफरेंट कंट्रीज़ में अप्लाई किया था, तो आपको उससे कोई बेनिफिट हुआ देखने में कि मतलब एक होता है ना कि यार मेरा एक्सपीरियंस हो गया, मैंने 4 कंट्रीज़ में ढूंढ लिया है, 4 कंट्रीज में अप्लाई किया हुआ है, तो मेरा एक्सपीरियंस हो गया कि हाँ रिजेक्शन हो गई, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ क्राइटेरिया चल रहा है, ये चल रहा है, तो एक होता है ना थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं काइंड ऑफ, कह सकते हैं।
एक बंदा जैसे स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है तो उसको सिर्फ इतना एक्सपीरियंस नहीं है चीज़ों का, तो आपको लगता है कोई बेनिफिट हुआ था आपको इन चीज़ों से कि जर्मनी भी किया था, इटली भी किया था? आपको क्या कहते हैं, मेरा ऐसा कोई, मेरा सिर्फ इटली में इंटरव्यू हुआ था जिस यूनिवर्सिटी में हुआ था। तो आपको इंटरव्यू की थोड़ी अच्छी तैयारी करनी होती है क्योंकि वो सवाल आपसे पूछते हैं फिर ना फील्ड से रिलेटेड, जिसमें आपने अप्लाई किया उससे रिलेटेड सवाल होंगे। क्या कहते हैं, ये भी पूछेंगे आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट वगैरह के हवाले से पूछते हैं, मगर जो जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपसे सही सवाल पूछते हैं, तो उसकी तैयारी आपको सही करनी पड़ती है। जर्मनी में ये है कि जर्मनी में तो मेरे ऐसे ही कहते मेल आ गई थी कि यू हैव बीन रिजेक्टेड। तो लेकिन आपको प्रोसेस जो आपने फॉलो किया होगा फिर तो एक्सपीरियंस तो हुआ होगा ना यार, ये चीज़ है। जर्मनी का बहुत डिफरेंट है। जर्मनी में क्या कहते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिसमें आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिसमें क्या कहते हैं, एक उनकी भी एक गवर्नमेंट का है शायद, वो उधर आप डिग्री भेजते हो तो उसके कुछ पैसे हैं, उस क्या कहते हैं शायद 70 यूरोज हैं कुछ हैं, फिर वहाँ पर भेजते, फिर वो आपको जहाँ जहाँ अप्लाई करना होता है वो आप भेजते रहते हैं, और जहाँ हर एप्लीकेशन के अलग पैसे लेते हैं वो। हाँ अच्छा अच्छा, चलो गुड, चलो ज़बरदस्त। तो अब जो आपने मतलब कि जो आप जब यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे होगे तो आपने बताया कि आप जर्मनी किया, इटली किया आपने, और जो मतलब एक लोग जो है ना मतलब कि कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ के अंदर आके कि यार मतलब मैं कहाँ जाऊँ ना, मतलब कि मैं अपने सारे एफर्ट कहाँ लगाऊँ, मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं इस पैसे को कहाँ लगा सकता हूँ एक स्पेसिफिक जगह पे। तो आपको लगता है कि मैं स्टूडेंट उसके लिए बेस्ट है, अगर ईजी है काइंड ऑफ इटली से कंपेयर करो, जर्मनी से किसी और कंट्री से कंपेयर करो फॉर एग्जांपल, आपको लगता है उससे ईजी कंपेयर टू ईजी है, या आपको लगता है कि नहीं बेहतर है कि आप जर्मनी ट्राई करो, ज़्यादा ईजी ऑप्शन है? नहीं, स्वीडन ज़्यादा इजी है। मैं तीनों में देखा, इटली भी इजी है, स्वीडन भी इजी है, जर्मनी मुश्किल है। जर्मनी के लिए आपको टेस्ट भी देने होते हैं उनकी यूनिवर्सिटी के डिफरेंट, और आपको वैसे भी सिर्फ आपको आइल्स वगैरह की रिक्वायरमेंट अलग है, और आपको यहाँ नहीं थी आइल्स की रिक्वायरमेंट? यहाँ पर आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ ओके। पाकिस्तान एग्जाम किया हुआ है पाकिस्तान को ना। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे लगा था कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स अच्छा, मुझे जो इन्फॉर्मेशन थी वो ये थी कि यूनिवर्सिटीज़ नहीं मांगती, लेकिन जो वीज़ा इंटरव्यू के लिए जब जाते हैं तो वहाँ पे फिर भी प्रेफर करते हैं कि अगर आपने आइल्स किया हुआ है। नहीं, तो इनकी यूनिवर्सिटी admissions.se वाली साइट पे इनके लिखा हुआ है, जिन्होंने बैचलर्स किया हुआ है, कुछ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ का उसमें नाम लिखा हुआ है कि इनका हम नहीं मानते, मगर बाकी जिनके पास बैचलर्स डिग्री है ना पाकिस्तान से, तो उनका मानते हैं। अच्छा अच्छा, चलो ज़बरदस्त। जो अब जो स्टूडेंट्स अब जो स्टूडेंट्स होंगे जो, अब तो खैर टाइम वो गुजर गया है, लेकिन ज़्यादा देर नहीं है, 4 महीने बाद दोबारा एडमिशन खुल रहा है। अब हाँ, अभी मेरे पास दोबारा मेल आना शुरू हो गई है यूनिवर्सिटीज़ की कि दोबारा अप्लाई कर सकते हैं आप। तो मैं सोचता हूँ कि मतलब आप क्या कहते हो कि आपने इस प्रोसेस से गुजरे हो पूरे ना अब तक, कि मतलब आपने अप्लाई किया, ये किया, फिर उस टाइम भी देखा कि अनसर्टेनिटी थी कि मतलब यार मतलब वैसे खुलेगी भी नहीं खुलेगी, कहाँ जाएंगे हम, होगा क्या। अब थोड़ा सा फिर भी क्लियर है, तो आपको लगता है कि लोगों को एफर्ट करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए, यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है अगर नहीं यार मतलब आई थिंक कहीं और कर लो ज़्यादा बेहतर है? फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स की वजह से आप यहाँ पर थोड़ा आपको मुश्किल हो सकती है, अगर क्योंकि इथोपिया आपको जाना पड़ेगा, उसके लिए अलग एक अमाउंट चाहिए ना आपके पास हो। अगर आप एक दिन के लिए भी जा रहे हो तो टिकट तो सिर्फ टिकट ही 170 से थोड़ा सा ऊपर है, तो फिर आपको फिर कंसिडर करना चाहिए, क्या कहते हैं, जिसकी एम्बेसी खुली हुई हो, जिसका आसानी से पाकिस्तान में ही हो जाए, तो फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स की वजह से करना चाहिए। बाकी आप क्या कहते हैं, आप सब सर्च करते हैं तो खुद ही आपको आइडिया होगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी में मैं कहाँ अप्लाई कर सकता हूँ, कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटी है ना। यहाँ पर भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मगर सबके रैंक्स ऐसे नहीं है कि अच्छे हों, तो वो आपको खुद ही रिसर्च करके देखना पड़ता है। हाँ ये तो है कि मतलब आपको खुद चेक करना पड़ेगा कि मतलब ये यूनिवर्सिटी मतलब भाई इतने पैसे लगा रहे हो यार, तो इतने सोचना पैसे पड़ेगा। लगा। अब यहाँ का मैंने कंपेयर किया था स्कॉलरशिप के बाद, तो मेरे अराउंड उतने ही लग रहे थे जितने जर्मनी में ब्लॉक अकाउंट खुलवाने के बाद लगते हैं, क्योंकि अभी क्या कहते हैं, पाकिस्तानी करेंसी ऐसी अनसर्टिनिटी है, तो उसकी वजह से बिल्कुल फ्लक्चुएट होता रहता है ना वो भी, तो अराउंड उतने ही पैसे लग रहे हैं जितने क्या कहते हैं जर्मनी में लग रहे हैं अभी। सही सही।
ये अब आपने पूरा एक्सपीरियंस कर लिया, ठीक है ना। आपने ये चीज़ बताई थी कि वो जो इंजीनियरिंग वालों के लिए जो होती है कि आपको रजिस्टर होना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि हेल्पफुल हो सकती है, कोई ऐसी रिसोर्सेज, कोई ग्रुप, फेसबुक ग्रुप फॉर एग्जांपल, या कोई ऐसी जगह जहाँ पे आपको लगा कि बहुत हेल्प थी मुझे? फेसबुक ग्रुप्स हैं, पाकिस्तानी कुछ हैं, क्या कहते हैं, मुझे सही नाम याद नहीं आ रहा मगर है, क्या कहते हैं, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इन स्वीडन के नाम से कुछ हैं, आप सर्च करेंगे तो फेसबुक ग्रुप्स हैं, उससे मदद मिल जाती है। उससे मुझे बहुत मदद मिली क्योंकि मुझे नहीं था कि एक अनाउंसमेंट आई थी उनका फाइनल डिसीजन आने से पहले कि इथोपिया में आप लोग जा सकते हैं, तो वो उससे थोड़ा सा रिलीफ मिला था। वो मुझे उसी ग्रुप के थ्रू पता चलेगा कि अनाउंसमेंट आ गई है उनकी साइट पे। और क्या कहते हैं, एक अगर आप इथोपिया जा रहे हैं तो उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स अलग हैं, उसका भी लिंक फेसबुक ग्रुप्स में ही है, तो उससे क्या कहते हैं, उससे आपकी बहुत मदद हो जाएगी। उसमें बता देते हैं आपको कि कहाँ कौन सा होटल कराओ, कौन सा करीब है, और क्या कहते हैं कहाँ किस वक्त आपको क्या कहते हैं एम्बेसी जाना चाहिए, तो उन चीज़ों से मदद हो जाती है। अच्छा, अब तो ये हो गया, तो इसके अंदर हमने मतलब ये मैंने आई थिंक काफ़ी जो स्टूडेंट्स मैंने मिला उनसे तो लोग भी यही कहते हैं कि जो ग्रुप्स हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। हेल्पफुल होता है। और बहुत से ग्रुप ऐसे हैं जो बहुत ही प्राइवेट हैं। प्राइवेट से मतलब ये कि आप पहले वहाँ पे बोलते हैं जाने के लिए, कि आप एक्सेप्ट कर लें ताकि ना, तो वो तो कोई मतलब क्या कहते हैं उसको, स्कैम नहीं बोल रहा हूँ, क्या कहते हैं, स्पैम टाइप की नहीं है चीज़ें ना। वो जो बच्चे लोग डरते हैं, कहते हैं स्पैम में चले जाएंगे और फिर फंस जाएंगे, तो वो चीज़ नहीं है। तो ज़बरदस्त। अब आपने कर लिया, आप यहाँ आ गए हो, सब कुछ हो गया, यूनिवर्सिटी स्टार्ट कर दी है माशाल्लाह आपने। तो अब ये बताओ कि भाई अगर मैं बोलूँ कि यार टाइम को पीछे लेके जाते, आज से 4-5 महीने पीछे, आपको कोई लगता है कोई ऐसी चीज़ थी जो आपको अभी पता है, जो आप चेंज उस वक्त ज़्यादा हेल्पफुल होती बात आपको उस वक्त, ऐसी कोई चीज़? आई थिंक लैंग्वेज आपको देख लेनी चाहिए यहाँ आने से पहले ना, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए लैंग्वेज का। फिर अगर मेरे तो फैमिली मेम्बर्स बहुत हैं यहाँ पर, तो मुझे उस लिहाज से आसानी है, मगर जो लोग बिल्कुल अकेले आ रहे हैं, जो क्या कहते हैं हॉस्टल में रह रहे हैं, तो उनको थोड़ी सी लैंग्वेज आनी चाहिए ताकि वो ना अपना जैसे डेली कम्यूट है यहाँ पर आसान है, ऐप्स वगैरह हैं बहुत अच्छी, मगर यहाँ पर इंग्लिश में कोई ऐसी चीज़ नहीं लिखी होती जिससे आपको मदद हो जाए ना, स्ट्रीट साइन हैं जो भी हैं, तो उस आपको लैंग्वेज एक दफ़ा क्या कहते हैं कोर्स का आपको कर लेना चाहिए, जो कि यूनिवर्सिटी अगर आपका एडमिशन हो गया वो प्रोवाइड करती है फ्री ऑनलाइन। चलो ये तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं तो यहाँ रहता हूँ खैर, तो मुझे तो ये तो आइडिया है कि हम लोग जो देखते हैं, यार हर बंदा इंग्लिश बोलता है, राइट। तो हमें लगता है कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन तुमने चीज़ नोट किया आपने कि साइंस जो हैं वो तो इंग्लिश में नहीं है, वो नहीं है, हाँ, वो तो स्वीडिश में है। तो वो चीज़ जो है ना एक प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो थोड़ी बहुत अगर स्वीडिश अगर आप आने से पहले सीख लो तो बस अच्छी चीज़ हो जाएगी। और ऐसी कोई प्रोसेस में ऐसी कोई चीज़ जो थी, कोई आपको लगता है कि हाँ मैं ये चेंज कर सकता हूँ, या इसमें ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती, ज़्यादा बेहतर होता, या किसी तरीके से टाइम सेफ हो जाता मेरा किसी तरीके से? टाइम बिल्कुल, मैं तो नहीं बोलूँगा मैं नेक टू नेक यहाँ पर पहुँचा हूँ बिल्कुल ना। मैं मेरी मैंडेटरी रोल कॉल जिस दिन थी उस दिन मैं आया हूँ, तो वो मैं अटेंड नहीं कर सकता था। और आई जो चीज़ उन्होंने मांगी हुई है साइट पे उससे ज़्यादा आप प्रोवाइड नहीं करें तो आपके लिए बेहतर है। मैं यही सुना है और क्या कहते हैं यही देखा है ना मैंने, उससे ज़्यादा आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं देनी चाहिए। जैसे उन्होंने आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो, फॉर्म अप्लाई करते हो, फॉर्म फिल आउट करते हो, तो उसमें आपके बैंक स्टेटमेंट मांगी होगी, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, लेटर ऑफ एडमिशन वगैरह। इसके अलावा आप कोई एक्स्ट्रा चीज़ें उनको नहीं देना जिससे वो फिर सवाल उठा सकें। तो हाँ, ये तो मैं भी लोगों को बहुत ही कहता हूँ कि स्पेशली हर जगह जहाँ पे भी कहीं पे भी है, तो आप सिर्फ उतने ही पेपर दो जिन्होंने मांगे हैं। एक्स्ट्रा पेपर देख के एफिशिएंट बनने की कोशिश ना करो, उससे नुकसान ही होता है। उससे नुकसान होता है, सिर्फ स्वीडन में नहीं हर जगह नुकसान होता है। हाँ खैर मैंने तो इतने गया, तो मुझे इतना एक्सपीरियंस है कि मतलब जो स्पेशली वीज़ा कैटेगरी के अंदर जब होता है ना, वीज़ा की बात है जी, तो वो आपके कुछ ना कुछ निकाल ही लेते हैं कि, और फिर उनको वो लोग देखते हैं, शक के अंदर देखते हैं कि आपने ये दिया क्यों है एक्स्ट्रा, कहते मांगा ही क्यों नहीं था, तो आपने दिया क्यों है। तो ये एक बहुत चीज़ बड़ी अच्छी चीज़ है कि हाँ मतलब उतने ही डॉक्यूमेंट रखें जितने उन्होंने मांगे हैं, ज़्यादा कम की ज़रूरत नहीं है, बस एग्जैक्टली वही चीज़ होनी चाहिए। तो वो सबसे बेस्ट है। आप तो सही है। जाते जाते मैं एक चीज़ बोलूँगा कि सारी चीज़ें ऑनलाइन है। मैंने सारी चीज़ें खुद अप्लाई किया था, सिवाय जो कि ये टिकटिंग वगैरह का जो भी काम है। आप यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हो तो आपको किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आप जर्मनी अप्लाई कर रहे हो, चाहे इटली अप्लाई कर रहे हो, चाहे कहीं भी अप्लाई कर रहे हो,
क्योंकि वो लोग भी इन्हीं चैनल्स के थ्रू अप्लाई करते हैं, वो कोई फिजिकली आके यहाँ पर आपकी चीज़ें दे के नहीं जाते हैं। तो अगर आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है और आप क्या कहते हैं रिसर्च नहीं कर सकते, तो फिर तो आप कंसिडर कर सकते हो ऑप्शन, मगर आई डोंट थिंक इट्स बेनिफिशियल। लेकिन मुझे लगता है कि जो अगर आप, बहुत अच्छी बात की तुमने कि एजेंट्स वगैरह की, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप एजेंट के थ्रू कर रहे हैं तो फिर आई डोंट थिंक कि आपका आना बनता है यहाँ पे, फिर आप नहीं आओ, क्योंकि अगर आप इस चीज़ के लिए टाइम अभी सीरियसली नहीं निकाल सकते तो फ्यूचर में कैसे निकालोगे। तो बेहतर ये क्या, फिर वहीं रहो, स्टे करें, वहीं रुको, अपना आप टाइम लगाओगे तो फिर आपको फ़ायदा होगा और पैसे भी सेव होंगे। तो पैसे भी सेव होते हैं फिर। तो ये चीज़ है, बिल्कुल सही बात है ये। तो मैं भी बोलता हूँ कि खुद से करो ज़्यादा बेहतर ही है हर चीज़ में ना। तो बहुत ज़बरदस्त, थैंक यू हुरैरा, आपने टाइम निकाला और बहुत बहुत शुक्रिया। होपफुली थैंक यू फॉर हैविंग मी। होपफुली मतलब जो देखेंगे उनको हेल्प होगी, और आने वाले जो नेक्स्ट सेशन है जो दिसंबर में स्टार्ट होने वाला है, दोबारा से जो एडमिशन स्टार्ट होंगे उसमें लोगों को भी हेल्प होगी। और जितनी वेबसाइट हुरैरा ने बोली हैं, जो ग्रुप्स के नाम और चीज़ें हैं, वो मैं कोशिश करूँगा कमेंट नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में लिख दूँ। और अगर आप लोगों को कोई सवाल है, कोई चीज़ ऐसी है जो आप लोगों को समझ में नहीं आई है और आप लोग पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम फिर मैं हुरैरा से पूछ के आपको बता सकता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।